सो हाय रिवान, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाले वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट 3 है। तो यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 10 क्वेश्चन कवर जो कि पूछे गए हैं डिफरेंट पेपर्स में इस साल। क्लियर? जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिटेड रहेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको पैटर्न चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इस साल पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सप्लाई, यानी कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है ये है कनेक्टेड विथ वोल्टेज सप्लाई। आफ्टर फ्यू सेकंड्स करंट गेट स्टेडी स्टेट। तो करंट में क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टेडी स्टेट फ्लो हो रहा है। देन इट्स करंट विल बी, तो करंट क्या होगी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे वी नो दैट जो आर होता है, क्लियर, रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इससे होगा क्या, जो स्टेडी स्टेट होगी वो डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज। सो जो इनिशियल करंट थी वो स्लाइटली क्या होगी, वो स्लाइटली हायर होगी। क्लियर? जो इनिशियल करंट थी वो स्लाइटली हायर होगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, तो स्लाइटली हायर देन इट इज स्टेडी करंट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। तो ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं लॉस ऑफ सीरीज सर्किट में। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं वो एडअप होते हैं, जो वोल्टेज होती है वो एडअप होती है, एंड जो करंट रहती है वो सेम रहती है हर एक पॉइंट में। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, वो निकल के आती है 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। एंड इसमें एडअप क्या करना होता है, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है ना ये किस पे डिपेंडेंट है। एक तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, then directly proportional to a square. You can clearly see from here. तो directly proportional to m, directly proportional to omega square, directly proportional to a square. तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्या रहेगा, पहला ऑप्शन ओमेगा, देन 1/ओमेगा स्क्वायर, 1/a स्क्वायर, 1 देन डी ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द प्रोंग्स ऑफ द टर्निंग फोर्क। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस पे, फेज डिफरेंस से पे। तो ये कहाँ पे पढ़ाया जाता है, ये ऑसिलेशन में पढ़ाया जाता है, एंड ये कितना होता है 2π। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कंसिडर द कार दैट ओवर टर्न वाइल टेकिंग ए टर्न। तो देखिए यहाँ पे ये है कोई कर्वड रोड, यहाँ पे इस पे चल रही थी कार। क्लियर? ये है कार का इनर पोर्शन, यानी कि इस साइड में इनर टायर होंगे। ये है कार का आउटर पोर्शन, यानी कि इस साइड में आउटर टायर होंगे। ये कार कुछ यूँ आ रही थी। क्लियर? अब इस कार ने क्या किया, इसमें ओवर टर्न हुआ, यानी कि उलट पुलट हुआ। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द व्हील्स ऑफ द कार। पहला ऑप्शन यहाँ पे, फर्स्ट बोथ इनर एज वेल एज आउटर व्हील्स लीव द ग्राउंड। यानी कि दोनों इनर एंड आउटर व्हील एट अ टाइम ग्राउंड को लीव करेंगे, बिल्कुल गलत। देन फर्स्ट द इनर व्हील्स लीव द ग्राउंड, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जो इनर व्हील्स होते हैं ये पहले ग्राउंड को लीव करते हैं, देन आउटर व्हील्स। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होता है इनर व्हील्स का ये होता है स्मॉलर, किसके कंपैरिजन में, जो आउटर व्हील्स होता है इनका रेडियस जो होता है वो होता है ज़्यादा, एंड इनर व्हील्स का जो रेडियस होता है वो होता है कम। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। देखिए यहाँ पे, लेट टू बॉडीज बी विथ मैसेस 2 kg एंड 5 kg। तो हमें दिया गया है एक बॉडी, क्लियर, बॉडी 1, देन बॉडी 2। यहाँ पे बॉडी 1 का कितना 2 kg, देन बॉडी 2 कितना 5 kg रेस्पेक्टली। लेट दीज बॉडीज बी एट रेस्ट। तो दोनों बॉडीज हैं रेस्ट में। जब भी रेस्ट आएगा एंड मोशन की बात हो तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है दैट इज 0 विथ सेम फोर्स एक्टिंग ऑन देम। एंड इन दोनों पे क्या है, दोनों पे अब सेम फोर्स लग रहा है। क्लियर? यानी कि दोनों पे हम बोलेंगे यहाँ पे सेम फोर्स लग रहा है, वो कितना हम लेंगे F। यानी कि दोनों बॉडीज पे यहाँ पे सेम फोर्स लग रहा है F।
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय बोथ द बॉडीज टू रीच द फाइनल वेलोसिटी, यानी कि कितना टाइम लगेगा, उनका रेशियो निकालना है सो दैट बोथ द बॉडीज रीच द फाइनल वेलोसिटी, यानी कि एट ए टाइम दोनों क्या रीच करेंगे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को, यानी कि v1 इज इक्वल टू v2। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक और इक्वेशन है मोशन की जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर 1 ऑफ मोशन। क्लियर। तो यहाँ पे कंडीशन में क्या दिया गया है, कंडीशन में दिया गया है कि जो बोथ बॉडीज हैं वो है रेस्ट में, तो ये वाली u वाली टर्म यहाँ पे गायब। अब यहाँ पे क्या रहेगा, v इज इक्वल टू ए टी। क्लियर, v इज इक्वल टू ए टी। तो ये है यहाँ पे मेन इक्वेशन हमारे पास। अब दोनों बॉडीज पे क्या लग रहा है, दोनों बॉडीज पे सेम फोर्स लग रहा है, तो दोनों बॉडीज में यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो वी नो दैट जो F इक्वल टू एम ए होता है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम यहाँ पे A निकालेंगे। पहले A1 यानी कि एक्सेलरेशन इन बॉडी 1, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, फोर्स डिवाइड बाय मास, यानी कि F डिवाइड बाय M, A1। A2 एक्सेलरेशन इन बॉडी 2, वो कितना होगा, F बाय M, M यहाँ पे कितना 5, एंड यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट करूँगा अब F बाई 2, क्योंकि बॉडी 1 का जो मास है दैट इज़ 2, तो A1 A2 मेरे पास आए। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे V1 एंड V2। क्लियर, V1, तो V1 कितना 80, यानी कि A1 एंड T1। क्लियर, A1 एंड T1, तो A1 कितना, A1 निकला यहाँ पे F बाई 2, F बाई 2 इंटू T1, क्योंकि T1 एंड T2 का रेशियो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। देन V2 यहाँ पे कितना निकल के आएगा, V2 निकल के आएगा A2 T2। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा A2 T2 की जगह, A2 की जगह F बाई 5 इंटू T2। क्लियर, इंटू T2, यानी कि V1 निकल के आया F बाई 2 इंटू T1, V2 निकल के आया F बाई 5 इंटू T2। अब ये इक्वेशन जो है ना, इसमें मैं इनको पुट करूंगा, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2। तो देखिए V1 इज इक्वल टू V2, आई विल राइट F बाई 2 इंटू T1 इक्वल टू F बाई 5 इंटू T2, F बाई 5 इंटू T2। तो यहाँ पे देखिए अब F और F यहाँ पे कट, हमें क्या निकालना है, T1 बाई T2, T1 बाई T2, यानी कि रेशियो ऑफ टाइम्स, 2 जाएगा इधर, यानी कि ये निकल के आएगा 2 बाई 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए कितनी लेवल बढ़ गई है अब। क्लियर, अब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। जनरली ये जो क्वेश्चन है ना, खाली आई थिंक यहाँ पे नॉन मैड एंड इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं वो कर पाते हैं। क्लियर, क्योंकि हाई कॉन्सेप्ट है, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट विल हैपन इफ डीसी शंट मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सप्लाई। जब हम डीसी शंट मोटर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे किस में, अक्रॉस एसी सप्लाई, तो वी ऑल नो दैट ये वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बर्निंग होगी। बर्निंग के कारण क्या होगा, जो मोटर होगा वो रोटेट नहीं करेगा, यानी कि विल नॉट रन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट विल हैपन इफ बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर वैनिशेस सडनली। यानी कि बैक ईएमएफ क्या कर रहा है, ये वैनिश कर रहा है सडनली, यानी कि जीरो हो रहा है। होगा क्या इससे, जो मोटर करंट होगी, वो क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि रिटर्न करना ईएमएफ को। क्लियर, सो ईएमएफ को रिटर्न करने के लिए वो ज़्यादा करंट यहाँ पे ड्रा करेगी, क्या करेगी, यहाँ पे ड्रा करेगी। फिर उससे होगा क्या, जो आर्मेचर होगा उसकी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी या फिर बर्निंग होगी, तो आर्मेचर में बर्न। नेक्स्ट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे हमें यूज़ होता है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने ऑलरेडी देखा किसमें होता है, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, तो यहाँ पे हमें एक तो करंट दी जाती है, करंट की डायरेक्शन, देन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन। तो हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में भी हमने देखा था। क्लियर, नेक्स्ट है यहाँ पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पहली बार किसने डिस्कवर किया था, तो वो किया था ऑरस्टेड ने। कब किया था, 1820 में। क्लियर, 1820 में, क्योंकि यही पहला बंदा था जिसने लिंक बोला कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच लिंक है। क्लियर, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा ऑरस्टेड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड जो लेवल है वो भी आपको पता चली होगी। क्लियर, तो ये वाले सेशन को मैं यहीं एंड करूँगा, मिलेंगे हम सेशन 4 में।
Hello guys, welcome to JK Exam Cracker and I'm back with my new video. I hope आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आपकी इसी तैयारी के लिए हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और आए हैं आपके लिए लेकर और नए MCQs। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, मतलब एक चीज़ मैं बता दूं, मतलब ये 50 क्वेश्चंस जो हम लेकर आ रहे हैं और प्लस आपका जो मैंने पहले भी लेक्चर्स के साथ साथ कहीं ना कहीं MCQs अपलोड किए हैं, इट्स माई गारंटी अगर आप सारे MCQ से एक बार गो थ्रू कर लेंगे एक बार, इट वुड बी अराउंड, मतलब मैंने कम से कम भी कोई 100 MCQ शूट कर दिए हुए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे या कलेक्टिवली। तो आई गेस 100 MCQ सिर्फ बायो के लिए जो कि 10 मार्क्स की आनी है या जितने की भी, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो आप लोग इन MCQs को ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस और अच्छे से ड्रिल आउट कीजिए। ठीक है गाइस, चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन इज अ, अरे भाई बड़ा अच्छा और इजी क्वेश्चन है, सीधा मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। राइबोफ्लेविन एक केमिकल नेम है। हाँ, अब जिसने पढ़ा ना हो वाइटामिन मिनरल्स फूड वगैरह तो वो इस आंसर में कंफ्यूज हो सकता है। बाकी जिसने पढ़ा है वाइटामिन, मतलब ये भी नहीं कि उसको राइबोफ्लेविन एग्जैक्टली याद होगा, बट दिमाग में कहीं ना कहीं होगा। राइबोफ्लेविन एक वाइटामिन का नाम बोला था सर ने, है ना। तो राइबोफ्लेविन इज अ वाइटामिन। तो 11th का आंसर है डी, राइबोफ्लेविन इज अ वाइटामिन। ठीक है। और राइबोफ्लेविन कौन सा वाइटामिन होता है? वाइटामिन B2। वाइटामिन B2 होता है राइबोफ्लेविन। बाकी आपको एक्सप्लेनेशंस में वहाँ मिल जाएगा कि राइबोफ्लेविन कब डिस्कवर हुआ था, 1920 में। आइसोलेट कब हुआ था? 1930। देखो, डिस्कवर होना अलग चीज़ है, उसको केमिकल फॉर्म में आइसोलेट करना अलग चीज़ है। 1933 में उसको आइसोलेट किया गया और पहली बार उसको आर्टिफिशियली बनाया गया 1935 में। तो ये कुछ चीज़ें जो आप खाते हो ना, बिकासूल्स की टैबलेट्स या मल्टीवाइटामिन्स खाते हो, उनमें ये वाइटामिन्स होते हैं, वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, केमिकली बनाए जाते हैं। तो फूड सोर्सेज कहाँ से वाइटामिन B2 मिलता है हमें? ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, मिल्क, मीट, इन सब से हमें वाइटामिन B2 मिलता है। और ठीक है, और ये वाटर सॉल्युबल है। वाइटामिन B जो है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। राइबोफ्लेविन वाइटामिन B2। ठीक, बाकी वीडियो देख सकते हो आप, बनाई हुई है हमने अच्छी खासी। ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इज बाय मीन्स ऑफ, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन किस वजह से होती है इनमें से? तो माइकोबैक्टीरियम एवोनिन, स्टेफिलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस। हाँ भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम से उसके आगे ट्यूबरक्लोसिस लग गया, इसका आंसर है सी, क्वेश्चन 12 का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम एक बहुत ही छोटा सा बैक्टीरिया होता है जो हमें TB करता है। ठीक है, लंग्स में TB से लंग्स की प्रॉब्लम है, लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। जैसे कोविड में लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, वैसे TB में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेक्टर ऑफ काला आजार। ठीक है, काला आजार का वेक्टर कौन है? काला आजार किससे फैलता है? काला आजार इज ऑल्सो नोन एज योर, बताओ, इज ऑल्सो नोन एज योर, या किससे होता है ये बता दो। ठीक है, तो जो लोग मेरे प्रिय बंधु जो लोग बोल रहे हैं लेशमेनिया, इट्स करेक्ट, लेशमेनिया से होता है काला आजार। और काला आजार लेशमेनिया से तो होता है, लेशमेनिया असल में ऑर्गेनिज्म है जो काला आजार बीमारी करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लेशमेनिया को एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसको काला आजार है उससे दूसरे पर्सन में कौन लेकर जाता है? तो उसको लेकर जाता है वेक्टर। वेक्टर वही चीज़ होती है ना, कौन लेकर जाता है? एनोफिलीज मॉस्किटो नहीं, एनोफिलीज मॉस्किटो किसका वेक्टर है? मलेरिया का। क्यूलेक्स मॉस्किटो किसका है? इंसेफेलाइटिस, ये सब इन चीज़ों का। पीछे बच्चा CC फ्लाई एंड सैंड फ्लाई। तो क्वेश्चन 13 का आंसर है सैंड फ्लाई, बिकॉज CC फ्लाई क्या फैलाती है? CC फ्लाई एक बीमारी फैलाती है जिसका नाम होता है स्लीपिंग सिकनेस। और स्लीपिंग सिकनेस को कौन करता है? ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, और काला आजार को कौन करता है? लेशमेनिया। और लेशमेनिया को कौन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है? सैंड फ्लाई। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। काला आजार का वेक्टर है आपका सैंड फ्लाई। तो ये सब लिखा है, देखो बोल रहा है ना, काला आजार का नाम है लेशमेनियासिस, या फिर काला आजार को ब्लैक फीवर भी कहते हैं या डम फीवर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था भाई, जो लेशमेनियासिस है इसका दूसरा नाम क्या है इनमें से? तो उसमें अलग अलग अजीब नाम लिखे थे, ब्रेन फीवर, ये फीवर, वो फीवर। एक आंसर था डम फीवर, तो इसका नाम है डम फीवर। बड़ा अच्छा नाम है, डम। ठीक है, तो डम फीवर। वैसे हंसने की बात नहीं है, बहुत डेंजरस बीमारी होती है दोस्तों। तो बाकी तो
इसमें मैंने और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए नेट से ढूंढ के निकाल दी है कि मतलब ये कितनी देर के लिए रहती है बीमारी, ज़्यादातर किन एरियाज़ में मिलती है। तो मतलब आप मेरे ये वाले खास कर जो 50 क्वेश्चंस हैं ना, इनकी पीपीटी मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए विद क्वेश्चंस के साथ स्पेशली अटैच किए हैं एक्सप्लेनेशंस। मैं तो अपनी वीडियो में दूंगा, साथ ही साथ जो कुछ मैं एक्सप्लेनेशन ना दूं तो यहाँ पे ज़रूर मिलेंगी, इनको भी ज़रूर एक बार गो थ्रू करना, तो एटलीस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और दोस्तों इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे गारंटेड, मेरी गारंटी है। क्वेश्चन 14, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इज बाय मीन्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन किसकी वजह से होती है। अरे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, हम कहीं पीछे तो नहीं चले गए, सॉरी, हाँ हम पीछे नहीं चले गए, वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सॉरी कोई बात नहीं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। इनमें से कौन सी डिजीज वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। वाटर बॉर्न बोले तो बोलो, वाटर बॉर्न डिजीज वो होती है जिसका ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर के जरिए आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो उसको वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं। तो टाइफाइड, मम्प्स, हेपेटाइटिस, कॉलरा। कॉलरा भी वाटर बॉर्न होती है, हेपेटाइटिस बी होती है, टाइफाइड बी होती है। तो क्वेश्चन 15 का आंसर है बी, मम्प्स। ठीक है, मम्प्स कंटेमिनेटेड वाटर वगैरह से नहीं होती। टाइफाइड, कॉलरा का, टाइफाइड कॉलरा का तो आप सबने सुन रखा होगा, ये कॉमन डिजीज़ हैं, गंदा पानी या गंदा खाना की वजह से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। हेपेटाइटिस बी मैंने आपको अपनी मेरी वीडियो देख लो भाई, कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसको एक्सप्लेनेशन जाननी है वहाँ से जान सकता है। ठीक है, तो हम जल्दी से फटाक से आगे चलते हैं। ओह सॉरी, फटाक से आगे चलते हैं। हाँ देखो, वाटर बॉर्न डिजीज़ मम्प्स नहीं है, तो नहीं, नॉट था ना, बाकी सब वाटर बॉर्न है, मम्प्स नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं रोडोप्सिन। अरे भाई ये सब मैंने मतलब अपने लेक्चर्स में भी ले रखा है, और देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आता ही है। तो आप मेरे लेक्चर्स और ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे ना, मैं दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ, मेरी गारंटी है कि अगर आपका बायो फुल ऑन फुल ना हुआ तो बिल्कुल होगा। तो रोडोप्सिन एक विजुअल पिगमेंट है, ठीक है, विजुअल पर्पल लिख दिया, विजुअल पिगमेंट है। लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में रोडोप्सिन। विजुअल जब वर्ड लग गया तो विजन, आई, तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन इस 16 का आंसर है डी, आई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 16 का आंसर हमने डी किया। नेक्स्ट चलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गॉइटर्स। इनमें से किसकी डेफिशिएंसी से गॉइटर नाम की बीमारी है। तो गॉइटर में क्या होता है कि गले के आसपास थायराइड ग्लैंड जो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, एंड अल्टीमेटली वो गला अजीब सा ऐसा फूल जाता है। तो इनमें से किसका मतलब किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है, तो वो न्यूट्रिएंट है हमारा, दैट न्यूट्रिएंट इज योर आयोडीन। ठीक है, तो नमक, अच्छे नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट इसका सॉल्यूशन है। आयोडाइज्ड सॉल्ट लें अपनी डाइट में ताकि आपको एक गॉइटर की प्रॉब्लम ना हो किसी को भी। तो 17 का आंसर है डी। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, द बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन। देखो मैंने अपने ना लेक्चर्स में वैक्सीन के बारे में नहीं लिया था, तो आप लोग ज़रूर एक बार वैक्सीन से गो थ्रू कर लेना अपने एंड पे। 4-5 वैक्सीन्स हैं, कुछ मैं आपको ऐसे भी बोल देता हूँ। डीपीटी वैक्सीन 3 तरह की बीमारियों से हमें बचाती है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। वैसे बीसीजी वैक्सीन, उसी पे क्वेश्चन है, इस पे मैं आऊँगा। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, ओरल पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है, ओरल पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है, पोलियो वैक्सीन, ये सारी, ये कुछ 3-4 वैक्सीन हैं जो बच्चे को लगती हैं हमेशा जब भी उसका जन्म होता है। आने वाले टाइम में कोविड की वैक्सीन भी शायद, अगर कोविड को प्रॉपर इरेडिकेट करना है तो इसका वैक्सीन प्रोग्राम चलेगा काफ़ी देर तक आई गेस। तो 18th का बोल रहा है कि ये जो बीसीजी वैक्सीन है, जिसको पॉपुलरली बीसीजी वैक्सीन कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है बैसिली कैलमेट ग्यूरिन। फुल फॉर्म भी एक एज क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकती है, बताओ जी बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है बीसीजी वैक्सीन की। तो बैसिली कैलमेट ग्यूरिन इज अ वैक्सीनेट टू प्रिवेंट विच ऑफ द डिजीजेज। इनमें से ये यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिजीज़ बोली होगी और बोलेंगे कि इस डिजीज़ को क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया जा सकता है, समझ रहे हो। तो अभी यहाँ पूछा है कि वैक्सीन ये है और इस वैक्सीन से कौन सी डिजीज़ ठीक होती है या प्रिवेंट होती है। यहाँ क्वेश्चन को घुमा देंगे, बोलेंगे जैसे जॉन्डिस बीमारी है, जॉन्डिस बीमारी किससे ठीक होती है, कौन सी वैक्सीन उसके लिए लगाई जाती है, ऐसा।
तो देखो इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है BCG वैक्सीन से ठीक होती है, बता दो। इसका आंसर है ट्यूबरक्यूलोसिस। इसका आंसर है ट्यूबरक्यूलोसिस, सी। तो सीधा क्लियर कट आंसर है, इसमें ज़्यादा बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो BCG जो है वो ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, TB की बीमारी, उससे हमें प्रिवेंट करता है BCG वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या कहता है? क्वेश्चन 19 कहता है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द इलनेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो वर्ड मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया। ऑस्टियो वर्ड जहाँ पे भी सुनोगे मतलब हड्डी से रिलेटेड बात हो रही है। पोरोसिस मतलब ऐसे पोर लाइक हो गया है, ऐसे स्पॉन्जी टाइप हो गई है। तो बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्ट होता है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी से कौन सा हिस्सा अफेक्ट होता है। नो डाउट ऑस्टियो वर्ड आ गया, हड्डियाँ, बोन्स, क्लियर कट आंसर है बोन्स, ए। 19th का आंसर है ए। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन 20th। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल वाइटामिन दैट प्लेज अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ये जो है वो आपका इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल वाइटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है। बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, मतलब ये सारे फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, इनमें से कौन सा वाइटामिन ये सारे रोल प्ले करता है। तो भाई बाकी चीज़ों को छोड़ दो, ब्लड क्लॉटिंग बड़ा मेन है यहाँ पे। बोन फॉर्मेशन भी है ये, बोन मेटाबॉलिज्म, रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल भी है ही है, बट ब्लड क्लॉटिंग में मेनली इन्वॉल्व होता है विटामिन के, दैट्स इट, बात ही खत्म। तो विटामिन के इन सब में इन्वॉल्व होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल्स को भी मेंटेन करता है विटामिन के। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 20 MCQs गाइस। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। तो ये सब विटामिन के बारे में लिख दिया हुआ है आपको। तो गाइस इसी तरह से अपनी मेहनत करते रहें और ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, एंड मतलब हमारे साथ बने रहिए। और जो भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी हेल्प चाहिए आस्क अस, ठीक है। आई वुड बी अवेलेबल आप लोगों के लिए। कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। गाइस वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर, इट्स मी योर मेंटोर विकास दास। तो गाइस आज जो हम करने वाले हैं, आज ये तीसरा सेट लेके मैं आपके लिए आ गया हूँ। केमिस्ट्री का थर्ड सेट है ये, ठीक है। तो थर्ड सेट में जैसे पहले 2 सेट थे हमारे, उसमें 10-10 करके 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देन थर्ड सेट ये आ गया है आपके लिए, और इसमें भी मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो मेरे को लगता है जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, ठीक है गाइस। तो करते हैं स्टार्ट, इसको थोड़ा आगे करके करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया आपके लिए, मार्किंग के लिए मैं मार्कर चूज कर लेता हूँ, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इसमें से कौन सा है? इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, डिसोल्यूशन, ऑक्सीडेशन। इवेपोरेशन होता है जब लिक्विड जो है, इवेपोरेशन होता है जब कोई भी लिक्विड एनर्जी खा के किस में कन्वर्ट हो? गैस में कन्वर्ट हो, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो? गैसियस में कन्वर्ट हो। अब ये चेंज जो है रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल है, तो ये चेंज जो अगर रिवर्सिबल है तो ये केमिकल चेंज नहीं आएगी, फिजिकल चेंज है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन सेम, प्रेसिपिटेशन फॉर्म होना, ये अगेन इज अ फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन बना के उसको पहले जैसा क्लियर करना। फॉर एग्जांपल मैंने पानी में डाल दिया नमक घोल दिया पानी में, अब वो सॉल्यूशन बन गया सॉल्ट वाटर का, लेकिन जब मैं फिर से उसको हीट करूंगा तो पानी उबल जाएगा, उसको कंडेंस करके अलग मैं रख लूंगा और नमक जो है वो अलग रह जाएगा, तो ये भी फिजिकल चेंज है। लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे जंग लगता है, जब आयरन के ऊपर जंग लग जाए, उसको जब मैं हटाऊं जंग को, किसी एसिड थे तो उसका क्वांटिटी कम होता है, मतलब वो जो जंग लगा है वो चेंज नहीं हो रहा, बस उसको आप हटा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके के चेंज जो होता है ऑक्सीडेशन का, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, एक ही ऑप्शन मार्क करना है आपने सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट का। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट यहाँ पर आपको दिखेगा, तो आपने मार्क करना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, वो सीरीज याद कर लो, तो हाइड्रोजन मार्क कर दो, सही आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन, कहता है सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किस में होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं ना, मतलब इसमें बहुत ज्यादा फोर्स है, ठीक है। ये आ गया सॉलिड्स। लिक्विड जो होता है इसके पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका लिक्विड्स। गैसेस हो गए जिसके पार्टिकल बहुत बहुत दूर है ना,
तो ये आ गया आपका गैशियस, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जिसमें होगा सबसे ज़्यादा पार्टिकल पास भी उसी के होंगे, तो सॉलिड के पार्टिकल सबसे ज़्यादा पास हैं, तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसमें, सॉलिड्स में, ठीक है। मार्क कर लेना। काफ़ी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक, चैलेंजिंग क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी सॉलिड या कोई भी गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है गैस में, कोई भी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है गैस में, या इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है। या तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि कोई भी सॉलिड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या तो गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाओ विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट इसमें नहीं होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। आयोडीन सब्लिमेशन कॉज करता है, अमोनियम क्लोराइड भी करता है, सोडियम क्लोराइड नहीं करता, तो इसका सही जवाब है सोडियम क्लोराइड। ये एग्जाम्पल याद रखनी है आपने, तो आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अभी तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ 268 केल्विन इज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 268 केल्विन, इट विल बी इक्विवेलेंट टू, 4 ऑप्शंस। अच्छा, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये स्केल काफ़ी अच्छा स्केल है, थोड़ा देखना, आपको बता रहा हूँ। केल्विन और सेल्सियस का जो कन्वर्जन स्केल है वो थोड़ा सा कैसा रहता है आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, जब कभी भी आपने केल्विन में कन्वर्ट करना हो ना, तो ये फॉर्मूला आता है, टी केल्विन इज इक्वल टू टी सेल्सियस, ठीक है, प्लस 273। जितना भी 70 सेल्सियस होगा उसको 273 में प्लस करना है, तो वो आपका केल्विन आ जाएगा। आपको मेरे को केल्विन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 268 केल्विन, मैंने यहाँ डाला 268 केल्विन, यहाँ पर टी डिग्री सेल्सियस किया, ये आ गया 273। सॉल्व करूँगा, ये आ जाएगा टी सी, इधर ही रखा है इसको उधर ले गया, ये आ जाएगा 268 माइनस 273। आंसर इज -5 डिग्री सेल्सियस, तो ये आंसर है, ठीक है। देख लेना, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है इसमें, देख लेना एक बार, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। ये फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे रेड इंक से, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला देख लेना। टी को जब भी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, केल्विन में कन्वर्जन करनी हो, तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ हो जाता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चन पेंडिंग है हमारे पास, ठीक है गाइस। आने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल कैन बी, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं ना, कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला 2n²। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने मेरे को किसमें, ये शेल की बात है कि शेल में कितने हैं। अगर सब शेल में निकाल लेना, तो सब शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो हो जाता है 4l+2, ठीक है। तो ये आपने 4l+2 सीधे मार्क कर देना है यहाँ पे, बिना कुछ सोचे समझे, मेरे पे ट्रस्ट रखो, मार्क कर दो, ठीक है। तो ये 4l+2 कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, ठीक है। 3p हैज डैश रेडियल नोड्स, कहता है 3p के कितने रेडियल नोड्स होंगे। इसका आंसर है, इसका आंसर जो है, अब देखो p सबशेल जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो p सबशेल होता है ना, इसका जो रेडियल नोड होता है एक होता है, s का कोई रेडियल नोड नहीं होता, ठीक है। जो p होता है इसका एक होता है, जो d होता है इसके 2 होते हैं, और f के होते हैं 3, ये याद रखना। अब यहाँ पर p सबशेल की बात की है, तो यहाँ पर एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो 1 मार्क कर देना, देख लेना। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ये थोड़ा देख लेना, रेडियल नोड्स के ऊपर बात की है मैंने, सॉरी। ठीक है, ये देख लेना, थोड़ा सा ये फॉर्मूला भी देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन चेंज कर देते हैं आगे। 28 द आइसोटोप यूज्ड टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, बायो में भी सवाल है, लेकिन मेरे को याद है केमिस्ट्री में भी काफ़ी सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आइसोटोप्स का क्वेश्चन है, ये आपने सीधे डायरेक्ट याद करना होता है। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए ना आपका कोबाल्ट यूज होता है, यहाँ पे देखो कोबाल्ट दिया है क्या, हाँ दिया है, कोबाल्ट का 60, ये आंसर है। अगर आपको बोला होता कि इलेक्ट्रिसिटी किसमें फाइंड करनी है, तो आप यूरेनियम लगाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, वो आप लगा देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आंसर देख लेना आपने। इसका आंसर है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट का 60 आइसोटोप इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर, अभी पीछे बात की है, न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूरेनियम यूज होता है, जैसे कोबाल्ट जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स और कैंसर्स के लिए यूज होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे दोस्त और बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका, देखो ध्यान से, इसका आंसर आएगा आपका यूरेनियम 235, ठीक है। तो ये देख लेना, आयोडीन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए होता है, सोडियम सॉल्ट बनाने के काम आता है, ठीक है। थोड़ा देखना, ये मैं लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। इसमें समझाने वाला ज़्यादा कुछ था नहीं, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, यहाँ पर कुछ था नहीं वैसा बच्चों, सेम क्वेश्चन है। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट मैं नेक्स्ट में कवर कर लूँगा। लास्ट क्वेश्चन है,
विच साइंटिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। कहता किस साइंटिस्ट ने फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स का कंसेप्ट दिया था न्यूक्लियस के अराउंड। अब देखो फिक्स्ड एनर्जी लेवल क्या हो गया, क्या बात हो रही है, अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एटम है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल हो गए ये आपके ऑर्बिट्स। कहता है ये ऑर्बिट्स का कंसेप्ट किसने दिया था, रदरफोर्ड ने तो नहीं दिया था। रदरफोर्ड ने किसका कंसेप्ट दिया था, आपको बारी बारी बताता हूँ। रदरफोर्ड ने आपको किसका कंसेप्ट दिया था, न्यूक्लियस का, ठीक है। नील बोहर ने, जे थॉमसन ने नन ऑफ दीज, इसको छोड़ दो। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बातचीत की है और नील बोहर ने एनर्जी लेवल के ऊपर बातचीत की है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम में। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, नील बोहर। ये आंसर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ करके ना थोड़ा सा बता देता हूँ आपको फिर से। इसका जो आंसर है क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नील बोहर, ठीक है। काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट है, इनके बारे में काफ़ी जितना पढ़ो उतना कम है। इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की है। वो भी जब देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इन्होंने कुछ फॉर्मुलेस दिए थे कि जो एटम होता है उसका रेडियस कैसे फाइंड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड की जा सकती है, वो सब इन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये हो गया आज के 30 क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 10 और क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। ऐसे 2-3 वीडियोस और मैं लाऊंगा आपके लिए। आई होप कि आपको ये सारी की सारी वीडियोस हेल्प कर रही हो। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो या कुछ बात करनी हो या वीडियो के बारे में कोई कमेंट करना हो कि कैसी लगी आपको, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइए। और वीडियो को शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक से और कमेंट से ही मेरे को पता चल पाएगा कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है दोस्तों। ऐसे हमें भी मोटिवेशन मिलती है काफ़ी ज़्यादा। तो आप लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को प्रिपेयर करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस दिल से, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।